सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीज टर्म को डिटेल में देख लिया कि कब कब उसमें हमने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या लेस करनी है, और आर ओ यू ए को डेप्रिशिएट हमने किस हिसाब से करना है, इकोनॉमिक लाइफ पे लेके जाना है, यूजफुल लाइफ पे लेके जाना है, या हमने लीज टर्म पे लेके जाना है। हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एसेट का स्पेसिफिक होना, कि एसेट स्पेसिफिक होगा तो लीज होगी, अगर एसेट स्पेसिफिक नहीं होगा तो लीज नहीं होगी। अब देखिए, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज द एसेट शुड बी स्पेसिफिक एंड द लेसी हैज़ द राइट टू यूज़ इट। ठीक है जी। अब याद रखिए सर, बाज़ों का सर एसेट स्पेसिफिक होता है और वो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पर आपको एक गाड़ी लीज पे आपने ली, तो आपको सर जो सप्लायर है, जो लेसर है, उसने गाड़ी का नंबर बता दिया, ये गाड़ी का नंबर है, चेसिस नंबर है, ये आपके पास रहेगी। ये हो गया जी एक्सप्लिसिट, सीधा सीधा आपको एक्सप्लिसिट एसेट दे दिया, डन। अच्छा सर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर मैं लीज़ पे एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने इससे स्कूल ARTT, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, मैं सोचा कि जी इनको ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड की जाए, ये बच्चों को यहाँ से कॉलेज और कॉलेज से घर लाया जाए, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने जाके ट्रांसपोर्ट कंपनी को कहा जी मुझे एक व्हीकल चाहिए जिसमें 50 लोगों के बैठने की जगह हो, ताकि मैं 50 बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल लेकर आऊँ जाऊँ, ये मेरी जिम्मेदारी हो, 5 साल के लिए मुझे चाहिए। ठीक है जी। उसने क्या किया सर, मुझे गाड़ियाँ दिखाई, बहुत सारी गाड़ियाँ। उसने कहा जी ये बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और इनमें से ये स्पेसिफिक एसेट है ना, ये आपका हो गया, ठीक है जी, ये आप लेके चले जाएं, या ये मैं आपको हर रोज़ भेज दिया करूँगा ड्राइवर समेत, और यही एसेट आप यूज़ करेंगे, 50 सीटें इसके अंदर, यही आप इस्तेमाल करोगे, ये एक्सप्लिसिटली फिजिकली डिस्टिंक्ट है। वोट इफ क्या कहता है जी ये 5 हैं, जो खाली होगी भेज दिया करूँगा। अब सर मैं कहूँगा जनाब मेरे पास ये एनी एसेट वाला सीन नहीं चलेगा, ये मेरे पास स्पेसिफिक एसेट नहीं है, ये मेरे पास स्पेसिफिक एसेट नहीं है, याद रखिएगा। सर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सर मिसाल के तौर पर हम जब ARTT रेंट पे लेने आए, तो मिसाल के तौर पर ARTT जिस जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी रेंटेड है, ठीक है जी। अब इस रेंटेड प्रॉपर्टी में तकरीबन को 20 रूम्स हैं। हमने उनसे कहा जी हमें कोई 10 रूम्स चाहिए, तो उन्होंने कहा जी 10 रूम्स हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे क्लासेस के लिए। कभी वो 10 रूम ऊपर वाले दे देते हैं, कभी नीचे वाले दे देते हैं, कभी साइड वाले दे देते हैं। सर ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये चीज़ स्पेसिफिक एसेट के ज़मरे में नहीं आएगी, ठीक है जी, ये चीज़ स्पेसिफिक एसेट के ज़मरे में नहीं आएगी, याद रखिएगा। स्पेसिफिक का मतलब आपको मार्क करके दे दे कि भाई ये एसेट है, और वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाज़ औक़ात सर एसेट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिक नहीं होता, इम्प्लिसिट होता है। ये जनरली उन एसेट्स के लिए होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि जो मुझे एक बिल्डिंग चाहिए रेंट पे, एक मकान चाहिए रेंट पे, आपने कहा यहाँ मकान बना दूंगा आपका, बता तो दिया कि यहाँ बनाऊंगा, लेकिन अभी मकान है नहीं, तो सर आपने ईयर मार्क कर देगा ये मकान आपका होगा, तो इसका मतलब है सर ये इम्प्लिसिटली अब मेरी हो चुकी है जगह, ठीक है जी। अब इसका मतलब है यहाँ जो मकान बनेगा वो मेरा एसेट होगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे 60 सीटों वाली गाड़ी चाहिए रेंट के ऊपर, लीज़ के ऊपर। आपने कहा अभी नहीं है, मैं ख़रीद देता हूँ और वो मैं आपको लीज़ पे दे दूंगा, अग्रीमेंट हो गया हमारा। अब आप ख़रीदने जाओगे, सर जो एसेट आएगा वो स्पेसिफिकली मेरा होगा, यानी इम्प्लिसिट अरेंजमेंट भी एक्सेप्टेबल है स्पेसिफिक एसेट के लिए। अच्छा जी, अब याद रखिए सर, बाज़ औक़ात जो है वो हम पूरा एसेट नहीं लेते, उसकी कैपेसिटी ले लेते हैं सर किराए के ऊपर। मिसाल के तौर पर सर पाकिस्तान रिफाइनरी ने अपनी पाइपलाइन जो है पूरे पाकिस्तान में बिछाई हुई हैं, और ये रिफाइनरीज़, ये पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन जो है वो यूज़ करती हैं बहुत सारी रिफाइनरीज़ अपना ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक शहर से दूसरे, दूसरे तीसरे। अज्यूम करें सर मैं कंपनी हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस पाइपलाइन का 90% मैं यूटिलाइज़ करूँगा, इतनी कैपेसिटी मैंने ले ली, और 10% मैंने छोड़ दी बाकियों के लिए। अब बाकी लोग आते हैं, 10% यूटिलाइज़ करते हैं, मैं 90% कैपेसिटी यूटिलाइज़ करता हूँ। स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि जनाब अगर आप एक एसेट का इतना सब्सटेंशियल कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो और बाकियों के पास आपने 10-15% छोड़ा हुआ है, तो फिर ये ऑलमोस्ट एसेट आप ही का है, ये स्पेसिफिक एसेट की डेफिनेशन में आ जाता है। व्हाट इफ के सर एक आटे की चक्की हो, ठीक है जी, और मैं भी उसमें आटा पिसवा रहा हूँ अपनी कंपनी का, और लोग भी पिसवा रहे हैं, और लोग भी पिसवा रहे हैं, और लोग भी पिसवा रहे हैं, तो सर और सबके लिए जो है वो शेड कैपेसिटी है, किसी के पास सब्सटेंशियल पोर्शन नहीं है, तो मैं कहूँगा ये स्पेसिफिक एसेट नहीं है। याद रखिएगा, स्पेसिफिक एसेट या तो एक्सप्लिसिट फिजिकली होगा या इम्प्लिसिट होगा, और अगर आपने कैपेसिटी सर किसी से ली है रेंट के ऊपर, तो याद रखिएगा कि सर उस एसेट की सब्सटेंशियल कैपेसिटी आपके पास हो तो स्पेसिफिक एसेट की कंडीशन मीट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है जी। चलें जी सर, एक छोटा सा एरिया और हमारे पास है, दैट इज सप्लायर सब्सटीट्यूशन राइट्स, ठीक है जी। देखिए मैं एक लेसर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे एक एसेट लीज पे चाहिए, वो कहता है जी मेरे पास 2 एसेट लीज पे, 2 एसेट्स हैं मेरे पास, ए और बी। रोज़ आपके पास एक एसेट भेजूंगा, जो दिल करेगा वो भेजूंगा, ए भी भेजूंगा, कभी बी भेजूंगा, कभी ए भेजूंगा, कभी बी भेजूंगा। इसका मतलब ये है कि एसेट को सब्सटीट्यूट करने का राइट
लेसर के पास मौजूद है। एसेट को सब्सटीट्यूट करने का राइट लेसर के पास मौजूद है। अब स्टैंडर्ड कहता है भैया राइट तो होगा एक बंदे के पास, लेकिन क्या वो राइट एक्सरसाइज करने के काबिल है? क्या ये राइट एक्सरसाइज होंगे? क्या ये राइट सब्सटेंटिव हैं? क्या ये राइट एक्सरसाइज होने के काबिल हैं? यानी काबिल होने का मतलब ये कि लेसर को क्या कोई बेनिफिट नजर आ रहा है इसको एक्सरसाइज करने में? सर स्टैंड कहता है जनाब सब्सटीट्यूशन राइट्स अगर सब्सटेंटिव हुए तो फिर ये लीज नहीं है, फिर एसेट स्पेसिफिक नहीं है। और सब्सटीट्यूशन राइट्स कब सब्सटेंटिव होते हैं उस पर स्टैंडर्ड ने दो कंडीशन दी और दोनों का कंडीशन का मीट होना जरूरी है। एक तो लेसर की प्रैक्टिकल एबिलिटी सब्सटीट्यूट करने की हो, यानी उसके पास वाकई दो एसेट्स मौजूद हों, एक एसेट वो आपको दे, कभी दूसरा एसेट भेजे, और उस बंदे की प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड ना हो, यानी आपको जो एसेट दिया वो इतना स्पेसिफिक ना हो, इतना स्पेसिफिक ना हो कि उसके बगैर गुजारा नहीं हो। ठीक है जी, ऐसा ना हो। अगर ए इतना स्पेसिफिक एसेट मुझे दे दिया तो बी को फिर मैं उसकी जगह नहीं भेज सकता, क्यों? सब्सटीट्यूट हो ही नहीं सकता। अगर ये एक दोनों के एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं तो मैं कहूँगा लेसर की प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन क्या सब्सटीट्यूट करने में फ़ायदा है लेसर को? अगर सब्सटीट्यूट करने में इकोनॉमिकल एडवांटेज है लेसर को तो फिर हम कहेंगे कि जनाब उसके राइट्स सब्सटेंटिव हैं, उसके राइट्स सब्सटेंटिव हैं। अब याद रखिए सर, मिसाल के तौर पर सर मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है जी, दो गाड़ियाँ, एक से 30 सीटर है और एक मिसाल के तौर पर से 50 सीटर है। ठीक है जी, मैं लेसर हूँ, मैं एक एसेट लीज पे दिया, 30 सीटों वाली गाड़ी मैंने लीज पे दे दी, डन। कस्टमर को मैंने कहा मैं कभी 30 वाली भेजूंगा, कभी 50 वाली भेजूंगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं भेज सकता हूँ। लेकिन मसला ये, मेरी 50 वाली भी फुली ऑक्यूपाइड चलती है, 30 वाली भी फुली ऑक्यूपाइड चलती है। 30 वाली अगर मैं इसको दे दूंगा तो 50 वाली, मैं पागल हूँ कि 50 वाला इसको दे के 30 वाला कहीं और भेज दूँ, मुझे तो नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंटिव नहीं है। लेकिन सर अगर मामला ऐसा हो कि मेरा ये 50 वाला एसेट जो है वो फारिग पड़ा हुआ है, और सर इस 50 वाले एसेट फारिग पड़ा हुआ है और उस पर जो पेट्रोल की कंजम्पशन होती है वो कम होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, ये 50 सीटों वाला भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला भी है, मैंने ये लीज पे दिया हुआ है और मेरे पास राइट है सब्सटीट्यूट करने का, और सर जब भी ये एसेट फारिग होता है मैं उसको उठा के भेज देता हूँ। इसका मतलब है सर मेरे पास सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंटिव है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब अगर लेसर के पास ये राइट है कि वो एसेट को सब्सटीट्यूट कर सकता है और उसमें उसका फ़ायदा होगा, तो याद रखिएगा अगर सब्सटेंटिव राइट्स उसके पास मौजूद हैं तो फिर हम अज्यूम करेंगे कि लीज नहीं है, फिर हम अज्यूम करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज नहीं है, यानी सब्सटीट्यूट करना पॉसिबल भी हो और उसमें फ़ायदा भी हो, तो हम फिर अज्यूम करेंगे कि ये लीज नहीं है। आए ज़रा सर इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जनाब। अच्छा जी, आए ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं हम जनाब। ये कह रहा है ABC लिमिटेड लीज एन एसेट फ्रॉम जापान लिमिटेड। ठीक है जी, हमने जापान लिमिटेड से एक एसेट लीज पे लिया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लीज टर्म 5 साल है, एनुअल रेंटल्स 1 लाख रुपए पर एनम है, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 1.5 लाख रुपए का सर मेरे पास डाउन पेमेंट है जो कमेंसमेंट पे मैंने पे करना है। मेरे रेंटल्स 15% से इंक्रीज होंगे हर साल और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जाएंगे, और लेसी का बोरोइंग रेट 16% है। इसका मतलब इसमें IRR मालूम नहीं हो सकता, तो हमें ये रेट यूज करना पड़ेगा। जापान लिमिटेड हैज द राइट टू रिप्लेस द एसेट एनी टाइम ड्यूरिंग द लीज पीरियड, और वो कह रहे हैं ये सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंटिव है। अगर सब्सटेंटिव है तो फिर ये लीज नहीं है, और अगर सब्सटेंटिव नहीं है तो फिर ये लीज है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जनाब व्हाट इफ के सब्सटेंटिव नहीं है, नॉट सब्सटेंटिव नहीं है तो मुझे ROU और लीज लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। निकाल लेते हैं सर। पहले तो सबसे पहले तो ये मालूम करने के रेंटल्स क्या है सर। ईयर रेंटल्स प्रेजेंट वैल्यू एट 16%। सर रेंटल हर साल के अलग अलग हैं, पहला साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। पहले साल का रेंटल एग्जामिनर ने 1 लाख रुपए बताया और फिर ये कहा है कि ये 15% से बढ़ेगा, तो अगले साल का रेंटल 1,15,000 हो जाएगा। और अगर मज़ीद ये 15% और आगे जाए तो सर मेरे पास ये बनता है कोई 1,32,250, 132,250। फिर मेरे पास सर ये बनता है कोई ज़्यादा अमाउंट, लेकिन हम उसको 1.5 लाख पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फिर 1,52,000 के करीब बन रहा था, हमने उसको भी 1.5 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू 16% से 86,207, 85,464, सर 84,727, सर मेरे पास 82,
844 और मेरे पास सर 71417। सर ये सब मिला के मेरे पास कोई 4,10,658 रुपये बन जाते हैं। डन। ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। और अगर इसमें मैं डाउन पेमेंट ऐड कर दूं, डाउन पेमेंट यहाँ सर एट द इंसेप्शन लिखी हुई है, सर एट द कमेंसमेंट लिखी हुई है 1.5 लाख रुपए की, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। अब बताएं सर मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी बन गई। सर मेरे पास टोटल अमाउंट बन गई 5,60,658। सर मैंने इमीडिएटली जर्नल एंट्री पास की किस तारीख को, जिस दिन मैंने ये एसेट लीज पे लिया है। और यहाँ कोई डेट नहीं लिखी हुई है तो मैं ईयर ज़ीरो का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। ईयर ज़ीरो पे मैंने एंट्री पास की, ROU है डेबिट, राइट ऑफ यूज़ एसेट डेबिट कितने से 5,60,658। सर मेरे पास से डाउन पेमेंट का कैश इमीडिएटली क्रेडिट 1.5 लाख का। और मेरे पास सर फिर आ गई लीज लाइबिलिटी कितने से सर 410,658। पक्का जी। इसके बाद सर मैंने पहले साल के एंड पे इंटरेस्ट बुक करना है, फिर मैंने डेप्रिसिएशन बुक करना है। इसके लिए मुझे लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल चाहिए है, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सर ये आ गया हमारे पास लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। 4,10,00,000 से हमने उसको स्टार्ट दिया है, ठीक है जी। और ये हमारे पास सर ज़ीरो पे ख़त्म हो रहा है। तो सर मेरे पास पहले साल के एंड पे क्या एंट्रीज पास होंगी सर। ईयर 1 के एंड पे मैं एंट्री पास करूँगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, और सर कैश जो मैंने रेंटल पे करना है वो क्रेडिट। सर कैश कितना है सर मेरे पास, रेंटल पहले साल के कितना है जी 1 लाख। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे पास 65,705 और बाकी सर मेरे पास 34,295 ये मेरे पास सर प्रिंसिपल का पोर्शन आ गया। सर मेरे पास 5,60,000 समथिंग को जब मैं 5 साल से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा सर वो आएगा कोई 1,12,132 और अलाउंस क्रेडिट कितने से जी 1,12,132। सर ये ट्रीटमेंट जब था जब आपके पास ये सब्सटेंटिव राइट्स ये सब्सटीट्यूशन राइट्स नॉन सब्सटेंटिव थे। अब बताएं व्हाट इफ के सब्सटीट्यूशन राइट्स सब्सटेंटिव हों तो फिर आप क्या करोगे। फिर तो आप सर सारों को एक इस पूरे अरेंजमेंट को सर्विस अरेंजमेंट ट्रीट करोगे। और सर्विस अरेंजमेंट में आप क्या करते हो, एवरेज रेंटल के हिसाब से काम चलाते हो सर। तो सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट्स, और इसमें क्या होगा सर मेरे पास पूरी अमाउंट मैंने पे क्या करनी है सर, डाउन पेमेंट पे करनी है मैंने कितने की जी 2 लाख रुपए की। सर मैंने रेंटल्स पे करने हैं टोटल, उनका रेंटल्स का टोटल, नंबर का टोटल फिजिकल। सर ये रेंटल्स का टोटल 1.5 लाख, 1 लाख, 1,15,000, 1,32,250। सर इनका टोटल कितना बनता है सर, ये बनता है कोई 647,250। सर ये दोनों मिला के मेरे पास बनते हैं 847,250 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं सर 5 सालों से। तो मेरे पास एवरेज एनुअल रेंटल जो आता है वो आता है 169,450। अब बताएं सर इसको रिकॉर्ड कैसे करूं। सर मैंने डे 1 पे 2 लाख रुपए लेसर को पे किए हैं, तो ईयर 0 पे एक एंट्री सर मेरे पास एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट डेबिट कितने से, अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 2 लाख रुपए से। और सर मेरे पास से कैश चला गया कितने का जी 2 लाख का। अब बताएं जी साल के एंड पे, पहले साल के एंड पे मैं एंट्री पास करूंगा रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से 169,450 और सर प्रीपेड रेंट का जो एसेट आपने क्रिएट किया हुआ था वो क्रिएट कर दें। इसके बाद सर मैंने मज़ीद रेंट पे किया पहले साल, ठीक है जी, पहले साल मैंने मज़ीद रेंट पे किया तो मैं फिर अपने पास एंट्री पास कर रहा हूँ
प्रीपेड रेंट डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से, और कैश क्रेडिट मेरे पास कितने से भैया, 1 लाख रुपए। आहिस्ता आहिस्ता सर ये प्रीपेड अमाउंट जो है वो एक्सपेंस आउट होता रहेगा और ओवर द पीरियड ये खत्म हो जाएगा 5 सालों में। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि सब्सटेंटिव राइट्स सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंटिव कब होते हैं और फिर उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच।